नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः एक बार उपस्थित हैं आपके बीच व्याकरण का ये पहला प्रकरण संधि लेकर। हमने इससे पहली क्लास में बातचीत की थी कि संधि किसे कहते हैं। संधि में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। दो पदों का मेल होता है, तो दो पदों में पूर्व पद का, जैसे मान लो हम ले रहे हैं अति धन उत्तम। आप देखिएगा संधि किसे कहते हैं। पूर्व पद का अंतिम वर्ण है छोटा ई और उत्तर पद का प्रथम वर्ण है उ। पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जब दोनों का मेल होता हो और मेल होने के पश्चात अगर उसमें विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ई और उ मिलकर के यू होता है यह स्वर संधि में, तो इसका जो संधिष्ट पद होगा वो होगा अत्युत्तम। इसे संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा होगी कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण दोनों का मेल होता हो और मेल होने के पश्चात एक विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि संधि जो होती है वो हिंदी में हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी में संधि जो होती है वह तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है, जिसे हम तीन प्रकार की होती है, जिसे हम नंबर एक स्वर संधि, दूसरी को हम व्यंजन संधि, तीसरी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। व्यंजन संधि और तीसरी और अंतिम है विसर्ग संधि। हमने ये भी देखा है कि अब आपको सबसे पहले हम लेते हैं स्वर संधि। स्वर संधि आपके तभी समझ में आएगी जब आप स्वर कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं ये पता रहेगा। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं स्वर संधि। सबसे पहले इसको ध्यान से गहराई से समझना है। स्वर संधि की विशेषता होती है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण दोनों स्वर होने चाहिए। तो हम जान चुके हैं पहले की क्लास में, आपको पहले के वीडियो देखने होंगे, हिंदी में स्वर 11 होते हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण इन 11 में से होगा तभी हम उसे स्वर संधि कह सकते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, जिनमें आज हम पहला उपभेद पढ़ेंगे। स्वर संधि का पहला उपभेद पढ़ेंगे जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। अब आपको बड़े गहराई से ध्यान पूर्वक देखना है कि दीर्घ स्वर संधि कैसे होती है। यहां से देखिएगा। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि की विशेषता है कि इसमें अभी जो हमने 11 स्वर लिखे थे, इसमें प्रथम 7 समान स्वरों का मेल होता है। पहली बात है इसमें प्रथम 7 समान स्वरों का मेल होता है। नंबर 2, इसमें या स्वर दीर्घ स्वर संधि में इसमें मेल के पश्चात मात्रा दीर्घ हो जाती है। दीर्घ यानी मात्रा बड़ी हो जाती है, मात्रा दीर्घ हो जाती है।
दूसरी महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। तीसरी, दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में 4 शर्तें होती है। दीर्घ स्वर संधि में 4 शर्तें होती हैं। जैसे 4 शर्तें कौन कौन सी होती है, ये हम आपके सामने अभी रखते हैं, आप देखिएगा। इसमें 4 शर्तें कौन कौन सी होती है। ए हो चाहे आ हो, उसमें ए मिले चाहे आ मिले तो बराबर आ होता है, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके, इसमें जो मात्रा है वो दीर्घ यानी बड़ी हो जाती है। दूसरी शर्त है ई छोटा हो चाहे ई बड़ा हो, उसमें ई छोटा मिले चाहे ई बड़ा दिखे, मात्रा बड़ी ई की हो जाती है, ये दीर्घ ई हो जाता है। तीसरी शर्त है ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो, मिलकर के बड़ा ऊ हो जाता है। चौथा और अंतिम है कि री में री मिलता है तो री होता है। अब यहाँ थोड़ा सा अपवाद है। संस्कृत में था री छोटा और री छोटा मिलकर री बड़ा होता था, जिसमें हिंदी में इसका प्रयोग वर्जित है। बड़ा री ऐसे होता था, यानी उल्टा ट है, ये बड़ा री है और ये छोटा री है। तो याद रखिएगा, ये प्रयोग जो है ये हिंदी में इसका प्रयोग वर्जित माना जाता है, इसलिए आप देखेंगे कि केवल री एक ही होता है। अब आपको देखना है कि इसका विस्तार प्रत्येक संधि का। तो ये 4 शर्तें होती है, जैसा कि मैं आपको बतला रहा था कि स्वर जो है ना, आप देख सकते 11 होते हैं। अभी इसकी पहली स्वर जो है ना हम देखेंगे, उसमें आपके सामने स्पष्ट है ऊ, बड़ा ऊ और री। आप देखोगे प्रथम ये 7 स्वर है, 1 2 3 4 5 6 7। आपको उसमें लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ कि इसकी विशेषता क्या है। इसमें प्रथम 7 समान स्वरों का मेल होता है। तो अभी आपने देखा समान स्वर थे और मेल के पश्चात मात्रा बड़ी हो जाती है और शर्तें 4 है, जो अभी हम देख चुके हैं। ये देख लीजिएगा 4 शर्तें हैं। तो ये समान स्वर है, ये छोटा है ये बड़ा है, मिल के बड़ा होता है, ये मात्रा होती है। अब मैं पहली एक शर्त का विस्तार लेने के लिए अगले पृष्ठ पर जाता हूँ। तो आप पहली शर्त जो थी ना हमारी, वो देख लीजिए। पहली शर्त थी कि अगर ये हो, इसके बाद में अगर ये हो तो मिल के आ होता है। आपने गहराई से देखा होगा। अब इसका विस्तार देखिए, अगर ए हो उसके बाद में भी ए हो तो भी मिल के आ बनता है। दूसरी शर्त, अगर ए हो उसके बाद में आ हो तो भी मिलकर क्या बनता है, मिलकर आ बनता है। इसका विस्तार, फिर आ हो पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उसके बाद में ए हो तो भी मिलके आ बनता है। और चौथी और अंतिम है आ हो उसके बाद में मिलके आ हो तो भी आ बनता है। अब इनके उदाहरण हमें लेने हैं और बड़ी गहराई से समझना है। जैसे ए और है तो पहले का एक एक उदाहरण लेके बतलाता हूँ, फिर मैं आपके सामने कुछ उदाहरण दूंगा, उनका आप खुद संधि विच्छेद कीजिए और फिर अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। जैसे पहला है धन और अभाव। अब आप देख सकते हैं, ये तो पता ही होगा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण इधर ए है और इधर भी पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ है। ए और ए मिलके आ बनता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो है ना संदिश पद होगा धना भाव। ये मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि आपके ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये जो है धना भाव बनेगा। इसका दूसरा है, इसका उदाहरण लेता हूं, छात्र धन आवास। आप देख सकते हैं यहाँ ए था, यहाँ आ है, दोनों भी मिलके आ ही होगा। तो आप देख सकते हैं छात्रावास हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि इन दोनों में मिलकर भी आपके सामने ये हुआ। फिर है आ, विद्या
विद्या, धन, अर्थी। अब आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा विद्यार्थी। विद्यार्थी विद्या का अर्थ ग्रहण करने वाला आ के बाद है। और ये भी देख सकते हैं विद्या, धन, आलय, आलय तो हो जाएगा विद्यालय। तो इस तरह से ये पहली शर्त का विस्तार है, आप इसको देख सकते हैं। अब मैं आपके सामने इसी के कुछ नए नए शब्द दे रहा हूं, आप स्वयं इन शब्दों का संधि विच्छेद करें और उसके बाद बतलाएं कि दीर्घ स्वर संधि की पहली शर्त कैसे है। जैसे सबसे पहले आप ले सकते हैं सार्थक, सार्थक। फिर ले सकते हैं सावधान, फिर ले सकते हैं इसी आ वाले में आप ले सकते हैं सार्थक, सावधान, भोजनालय। बहुत से शब्द जो है हिंदी में चलते हैं। और आप ले सकते हैं अन्नागार। इन शब्दों का आप विच्छेद करें और उसके पश्चात संधि विच्छेद क्या होगा, संधि कैसे होगी, आप नोट कीजिए।